जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। सुबह के 10 बजे तक तो क्लास ही चलती रहती है। उसके बाद अखबार पढ़ते पढ़ते कुछ अंकुरित का नाश्ता लेने के बाद थोड़ा भारी सा लगता है, तो आपसे मिलने का, वॉक करने का, ईश्वर कृपा से घर के सामने पीछे दोनों जगह पार्क है, तो कहीं भी घूमने का आनंद मिलता है। वहाँ दोनों में आप देख पा रहे हैं इस तरह का वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, तो इसके अंदर चलना आसान हो जाता है। चारों तरफ हरियाली भी है, तो अच्छी स्वच्छ वायु भी मिलती है। साथियों, जीवन आपके खान पान से प्रभावित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तमान में जिस तरह से हम लोग रिफाइंड फूड, जंक फूड, मैदा, तेल, चीनी और पाम ऑयल के इस जाल में फंसते जा रहे हैं, हमारा जीवन डिस्टर्ब तो हो ही रहा है शारीरिक रूप से। 2-4 मापदंडों की बात करूं, 2-4 खाने की बात करूं, शायद हम सबके काम की हो। अपना BMI अवश्य रेगुलर चेक किया करें। बॉडी मास इंडेक्स, इसकी ऐप भी आती है, और वैसे भी आप ऑनलाइन भी सर्च करके कभी रह सकते हैं। सेंटीमीटर में अपनी हाइट डालिए, उसके साथ अपना वजन डाल दीजिए। एज भी कई पूछते हैं, तो एज भी डाल दीजिए उसके अंदर। तो ये तीनों डालने के बाद में जो बॉडी मास इंडेक्स अगर आपको 18.5 से 25 के बीच में रहता है तो नॉर्मल है। 25 के ऊपर है तो आप ओवरवेटेड है, 18 से नीचे तो अंडरवेट है। मेरा अभी BMI 20.50 के आसपास है। मैं पूर्ण रूप से नॉर्मल। लोग जो मुझे थका हुआ, कमजोर बताते हैं, वो पूर्व की कुछ धारणाएं अपने अंदर बैठा के बैठे हैं, जबकि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। खान पान जैसी शरीर की जरूरत है, 60 साल की उम्र के हिसाब से चलता रहता है, तो अपने BMI अवश्य चेक करें, पहला सूत्र। दूसरा, अपने खान पान में 3 टाइम के भोजन की जगह 2 टाइम का भोजन डालें। सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर अगर आपको शुगर नहीं है तो पपीता लीजिए। अगर शुगर है तो आप कोई अंकुरित 2-4 भीगे हुए बादाम, अखरोट, और साथ में आप सब्जियां डाल करके सलाद ले सकते हैं। सोया चंक्स भी उसमें डाल सकते हैं अगर शुगर है तो। वैसे सबके लिए नाश्ता अच्छा है, ये नाश्ता किया जा सकता है। उसके बाद लंच आप 12 से 2 के बीच में लंच करें। 12 बजे भी कर लेना उचित, गैर उचित नहीं है। मैं करीब 11:30-12 बजे लंच करता हूँ, क्योंकि दिन में कोशिश करता हूँ एक टाइम ही भोजन करने का मौका मिले तो 11:30 बजे लंच कर लेता हूँ। ये लंच के अंदर अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करें खाने का, उसके हिसाब से खाने में चीजें डालें। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जंक फूड नहीं खाते, बाहर का भोजन नहीं खाते, आपकी रसोई जिंदा है, और आप जिंदा रसोई में अपनी मर्जी का ताज़ा खाना खाते हैं। मुझे लगता है कि भारत का हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी इतना अमीर हो भी सकता है, लेकिन अमीर आदमी इतने अमीर नहीं है, वो गरीब है एक्चुअली। उनकी किचन बंद रहती है, या किचन में बासी भोजन फ्रीज से निकल के गर्म करके खाया जाता है, या गंदी जगहों पे बना हुआ भोजन आता है। अभी चीन में एक बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। आप आश्चर्य होंगे, भारत में ऐसे कितने फ्रॉड हो रहे हैं। वहां तो सजग थे, पकड़ा तो गया, इंडिया में तो पकड़े भी नहीं जा रहे होंगे। उन्होंने एक केक का ऑर्डर दिया एक ऐसी कंपनी को जिसके 400 पूरे देश भर में 400 मतलब दुकानें या फैक्ट्रियां हैं या रेस्टोरेंट है। वो जो आया केक, जो आया 400 रुपये का समथिंग अमाउंट मान लीजिए जो आया, तो केक उनको क्वालिटी में बहुत घटिया और गंदा लगा। उन्होंने उसकी सड़ा हुआ सा नजर आया, उनको कंप्लेन करी। कंप्लेन करते करते बात आगे बढ़ी। चीन बड़ा सख्त है इस मामले में। पूरी खोजबीन हुई तो पता चले कि उस व्यक्ति जो 400 स्टोर के माध्यम से अपना भोजन बेच रहा है, एक्चुअली उसका एक भी स्टोर नहीं है। उसने बड़ा एडवर्टाइजमेंट का एक सेटअप बना रखा है, सॉफ्टवेयर बना रखा है, पूरा मेनू बना रखा है। उसमें सारी अच्छी अच्छी बातें लिखता है कि ये प्रोटीन है, फलान है, ढिंकड़ है, ये है, हम ये मिल्क यूज करते हैं, वो मिल्क यूज करते हैं, बिना मिल्क का, बिना चीनी का इस तरह का केक बनाते हैं, वेज वगैरह सब बनाते हैं। वो क्या करता था, जो ऑर्डर मिलता था हाथ के, उसने ग्रुप बना रखा था, जिससे हर स्टेट में, हर विलेज में या हर शहर में ग्रुप बना हुआ था वेंडर्स का। उन वेंडर के ग्रुप में ऑक्शन करता था कि ये मुझे इस तरह का एक केक चाहिए, इतने ग्राम का, इसको कम से कम में कौन बना के देगा। क्वालिटी ध्यान रखता नहीं था, तो 400 वाला वो केक 80 या 100 में उनसे बनवा लेता था, और फिर वो अपने डिलीवरी मैन से वहां से उठा के डिलीवरी करा देता था।
इतना बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। सोचिए, भारत जहाँ पे हेल्थ के प्रति सरकारें बिल्कुल सचेत नहीं हैं, ऐसे कितने फ्रॉड चल रहे होंगे। और वो फ्रॉड हम लोगों को जो बाहर से मंगाते हैं भोजन में, क्या क्या गंदा भोजन, कब कब का बना हुआ, कहाँ का बना हुआ, किन किन के हाथों का किस तरह का बना हुआ भोजन मिल रहा होगा, आप सोच लीजिए। अगर आप बाहर का भोजन मिला के अपने अमीर समझते हैं तो आप एक्चुअली गरीब हैं। इससे अच्छा है किसी ऐसे लाइव रेस्टोरेंट में जाएं जहां आपके सामने भोजन बनता हो, जहां पुरानी बनी हुई क्या बोलते हैं वो रस्सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं भूल गया उसको, वो ग्रेवी यूज नहीं की जाती हो, ऐसे के रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ खा के आ जाएं। या अपने घर में ही रेस्टोरेंट का माहौल बनाएं ना, जो इच्छा हो जो खाएं, चीट डे बनाएं, कुछ ही बनाएं, उपवास के पहले आखिर में बनाएं। तो इस तरह से आप अगर करें तो बहुत आनंद आएगा। तो मैं बात कर रहा था ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, कि आप अपने भोजन जो दिन में 2-3 टाइम भोजन ले, 2 टाइम भोजन ले, ब्रेकफास्ट में फल या अंकुरित खाएं। अगर शुगर है तो फल को अवॉइड कर सकते हैं। दोपहर का भोजन 12 से 2 के बीच में, मैं जैसे 1 टाइम भोजन करता हूं तो उस टाइम रखता हूं। आप अपने भोजन में शुगर है या नहीं है, शुगर है तो आप गेहूं में ब्रान रोटी कीजिए, रोटी के साथ हरी सब्जी दही खाइए। रोटी से दुगनी मात्रा में सब्जी हो, आपकी थाली इस तरह से भरी हो कि रोटी की मात्रा से दुगनी आपकी सब्जी दही आदि वगैरह हो। सलाद पहले ले, उसके 10 मिनट बाद में आप रोटी खाएं, रोटी चबा चबा के खाएं, साथ में आप सलाद, बहुत सारी ताजी सब्जी और सलाद खाएं। और उसके बाद में पानी 1-1.5 घंटे तक पानी नहीं पिए। मीठा तो बिल्कुल अवॉइड करना ही है। लेकिन अगर आपके लगता है कि आप शुगर के पेशेंट हैं तो ब्रान की मैदे की रोटी तो बिल्कुल किसी को भी नहीं खानी है। अपने जवार की रोटी जिसका ग्लाइसेमिक 40 के आसपास होता है, 50 के साथ, जबकि गेहूं का 80 के आसपास होता है, तो जवार की रोटी लीजिए। उसमें जिसका 15-20 ग्लाइसेमिक इंडेक्स में सोया का आटा मिला दीजिए। कम से कम 25% मिलाएं, ज़्यादा मिलाने पे कड़ी हो सकती है रोटी। तो 25% आटे के साथ में आप सोयाबीन का आटा मिला के आप रोटी खाएं। कोशिश करें सब्जी ज़्यादा लें, दही ज़्यादा लें। ये भोजन आपके अंदर आपके पहले सलाद लिए, उससे फाइबर बढ़ेगा और ये आपके लो कार्ब्स होगा और प्रोटीन के रूप में दही और सब्जी आप ले ही रहे हो। तो ये भोजन आपका लंबे समय पेट भरे रखेगा। उसके बाद आपको 5-6 बजे के आसपास 1 मुट्ठी के आसपास 20 ग्राम के आसपास भुने चने या मूंगफली कौन सी, ये हल्दीराम वाली तली हुई मूंगफली नहीं, वो मूंगफली जो रोस्टेड हो, वो मूंगफली जो सींग दाना के रूप में बहुत अच्छी आती है, उस मूंगफली को मिला करके 10-20 दाने ले लीजिए। शाम को 7-7:30 जब भी घर आते हैं कोशिश करें शाम को अन्न का त्याग करें। और अन्न अगर लेना भी है तो आप खिचड़ी जैसा कोई अन्न ले जिसको बहुत कम मात्रा में सब्जी ज़्यादा डाल करके ले। और अन्न नहीं ले, मेरी तरह नहीं लेने का निश्चय कर रहे हैं तो आप अपनी वेजिटेबल्स को उबाल करके उसमें हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा पनीर डाल सकते हैं, या उसमें थोड़ा सा फ्लेवर डाल करके पानी डाल करके उसको सलाद, सूप, वेजिटेबल सूप और वेजिटेबल के साथ ले सकते हैं। इतना भोजन आपको स्वस्थ रखने के पर्याप्त है। मेरा वजन अभी 56 किलो के आसपास चलता है, जो मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर के हिसाब से बहुत वाजिब है, बहुत उचित है। एक बार शुगर के जाल में आप फंसते हैं तो फिर आपका शरीर अलग तरह से रिएक्शन करने लग जाता है। जैसे आप सिंपैथिक नर्व सिस्टम, हमारा एक ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का हिस्सा होता है। शरीर में एक सिंपैथी देने वाले तत्व होते हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत तकलीफ में है, इसको सिंपैथी देने लग जाते हैं। वैसे ही हमारा एक बार शुगर का, हमारा इंसुलिन जब सही तरह से काम नहीं करता है, हमारा पेनक्रियाज जब डिस्टर्ब हो जाता है, शुगर एक्स्ट्रा क्रिएट होने लग जाती है, तो हमारा लीवर हमारे साथ सिंपैथी करता है। उसको लगता है इसकी शुगर गिर न जाए, तो इसलिए जब भी शुगर गिरती है वो तुरंत जो उसके अंदर रिजर्व्ड ग्लूकोज होता है जो जीवन भर बना रहता है वो रिलीज कर देता है। मेरे साथ ऐसा ही होता है। रात को मेरा 155 शुगर था, कुछ खाना खाने के वॉक करने के बाद में, खाना खाने के बाद में वॉक भी नियमित रूप से करने की प्रयास कर रहा हूँ। कल भी मैंने 1.5 किलोमीटर पीछे वाले बड़े पार्क में घूमा, जो 9:15 बजे तक खूब ऐसी नींद आई, 3:30 बजे तक पता ही नहीं चला 6 घंटे कब बीते। तो वो जब आप रात को ये लेकर के सोते हैं तो आपके अपने आप इंडेक्स, आपकी शुगर अपने आप नॉर्मल होनी चाहिए। तो 155 मेरी रात को शुगर थी, सुबह मैं 3:30 बजे उठा तो 6 शुगर बढ़ चुकी थी। वो से पहले 155 थी, वो 151 लीवर को लगा, उसने शुगर रिलीज कर दी। अभी वो इस वहम में चल रहा है कि मेरा खान पान गलत हो सकता है, सिंपैथी रख रहा है। फिर मैंने ध्यान किया, एक्सरसाइज करी, योग किया,
168 वाली 187 हुई, कुछ नहीं खाया है। ये करीब 7 बजे के आसपास की, 8 बजे के आसपास जब मैं योग कर चुका, एक मरम की क्लास ले चुका, 8 बजे जब मैं आज शुगर टेस्ट करने के लिए बाहर भी देने वाला था, तब मैंने चेक करी तो 187 मेरी सीजीएम में मशीन थी, और सुई वाली मशीन सीजीएम में जो मैंने बाजू में लगा रखा है, और जो शुगर वाली मशीन जो अपने नीडल वाली होती है उसमें 161 था। एक और ध्यान रखिए, जितना आप मशीनों पे डिपेंड होंगे उतने मशीन आपको गुलाम बनाएगी, गलत दिशा दिखाएगी और फिर दवाइयों की तरफ धकेलेगी। सारे भाई मिलके यही कार्य कर रहे हैं। मैं सीजीएम में मशीन इसलिए लगाई कि मैं चाखना चाहता था कौन सा खाना मेरे पे क्या प्रभाव डालता है, लेकिन ये तो अलग ही राह पे ले चलता है। ये इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है कि 50 से ज्यादा शुगर बताता है। और ये किसकी है? वर्ल्ड की नामी कंपनी एबट की फ्री स्टाइल लिब्रे मशीन में यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये मशीन अपने आप में एक आतंक है, एक टेररिस्ट गतिविधि है। मैं तो उसको समझ गया हूँ, शुद्धष्टा भाव से देख रहा हूँ। मैंने उतारी नहीं है, मैं 10 दिन के पैसे ओढ़ दिए, 5,000 रुपये करीब 14 दिन के खर्च होते हैं, तो मैंने कोई मशीन को लगी नहीं दूँ। देखता हूँ क्या और कोई परिणाम निकलते हैं, हालांकि कुछ ज़्यादा कुछ निकलना बाकी रहा नहीं है। तो सुबह 187 161 अर्थात 27 का फर्क नीडल में और था। मैंने आज ये शुगर अपनी लाल लैब से भी चेक कराई, देखता हूँ वहाँ क्या आता है। 161 187 तो दो तो माप मेरे पास में उसी टाइम के हैं, तीसरे टाइम का क्या होता है। उसके बाद मैंने भागवत की क्लास ली, तो ये शुगर घट करके 161 तक। मैंने अभी इंडिविजुअल वाली चेक नहीं करी, 187 वाली 161 आ गई। फिर मैंने अखबार पढ़ते पढ़ते अपना अंकुरित का नाश्ता किया और अब आपके साथ घूमने आया हूँ। तात्पर्य यह है कि अपने शरीर को खुद पहचानें, शुगर कब घट रही है, कब बढ़ रही है। कोशिश तो करें शुगर के इस जाल में फंसे ही नहीं, अपने जीवन का खान पान ठीक करें। मुझे भी आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था, चॉकलेट वगैरह भी बहुत खाता था। इन सब ने मिलकर मेरे शरीर की यह हालत कर दी है कि अब मेरा लिवर मेरे साथ सिंपैथी रखता है, मेरे को जबरदस्ती शुगर चिपका देता है मेरे को। मैं कुछ कर नहीं सकता। अपने शरीर की गतिविधि समझे। मैंने वजन अपना कंट्रोल किया, अपना खान पान कंट्रोल किया, फिर भी शुगर का मापदंड मेरे, हालांकि मेरा 300 भी शुगर चला जाता है तो मेरी ऊर्जा बनी रहती है। अर्थात ये मापदंड मेरे शरीर की ऊर्जा से अलग है। 382 शुगर में भी मैं बिल्कुल शांत भाव में बैठा रहता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होती। तात्पर्य यह है कि बाकी सबको अगर 300 प्लस शुगर चल जाएगी तो डॉक्टर पता नहीं आपको क्या क्या बता देंगे, आपको कहाँ जाना है, क्या टेबलेट लेनी है, आप तो मरने वाले हो वगैरह वगैरह घोषणा कर देंगे। मैं 350-60 में, मैं नहीं कहता आप सब ऐसा करें। जीवन को अलग तरह से सेटल किया हुआ है, जिसमें सप्ताह में 5-7 बार अन्न लेना या बहुत सारी अन्य डाइट लेना, एक्सरसाइज खूब करना, योग बहुत करना, सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, कम से कम तनाव लेना, ये जीवन का हिस्सा बना हुआ है। दवाइयाँ नहीं लेता हूँ, इसलिए मुझे ये सब बना के रखना ही मेरे पास एकमात्र मापदंड है। तो अपने जीवन की, अपने शरीर की भाषा समझें, उसके साथ सेटल करें। आप जो अभी आइसक्रीम खाते हैं उसमें न तो दूध होता है और न ही कुछ और होता है, कोई पौष्टिक तत्व होते हैं। पाम ऑयल के साथ घटिया नकली क्रीम नहीं, क्रीम से बनती है, और इसमें दूध को गर्म तक नहीं किया जाता। बहुत घटिया वाला दूध इस्तेमाल किया जाता है जो पाउडर के रूप में होता है, और उसके साथ में पाम ऑयल मिलाया जाता है। चाहे बड़े से बड़ी कंपनी की आइसक्रीम ले ले, उसमें यही मापदंड चलता है। कभी कभार आइसक्रीम खाने का मन कर जाए तो घर में बढ़िया देसी गाय का दूध लाइए, उसको उबालिए और अपने घर में फ्लेवर डाल के कोई जमा दीजिए। कोशिश से नेचुरल फ्लेवर डालें, जैसे केसर डाल दी, इलायची डाल दी, काजू वगैरह डाल के बनाइए। वो आइसक्रीम खाने से शौक पूरा कर सकते हैं। बाकी कोई भी मीठी चीज़ खाना उचित नहीं है। घर के अंदर आइसक्रीम में आप कुछ अन्य स्वीटनर डाल सकते हैं, जैसे स्टीविया होता है, वो सब डाल के बना सकते हैं। लेकिन बाहर की आइसक्रीम, बाहर का खाना आपके लिए जहर है, और ये सब भाई मिलकर के आपको उस जीवन में ला रहे हैं जिस जहाँ पे आपकी कल्पना नहीं कर। स्वास्थ्य, मोटापा, फैटी लीवर, ये खान पान इतने जुड़े हुए, इतने अद्भुत विषय हैं जिनके बारे में जितनी आप बात करें उतना कम है। अपने शरीर की भाषा सुने, समझें, योग करके उसको सावधान बनाएं। तो ये था शरीर के बारे में, बस यूँ कुछ कहने का मन हुआ, आपको कह दिया। श्रीमद् भागवत का 2वां स्कंद संपूर्ण हो रहा है। ये भागवत के 10 लक्षण आज बहुत अद्भुत है, जो श्रीमद् भागवत के और भागवतों के भी लक्षण है। एक भक्त इन्हीं से बनता है, इन मार्गों से, जिसमें सर्ग है, विश्वर्ग है, इति है, ईश पूजा है, और आपके मनवंतर है, आपका मुक्ति है, आश्रय है। इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से 10 लक्षण के आधार पर 10 श्रीमद् भागवत के स्कंद है। आज हमारा दूसरा स्कंद पूरा हो गया। यूँ देखा जाए तो 12 में से 2 स्कंद पूरे हो गए। परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 2 स्कंद का मतलब तो यह होना चाहिए था कि हम लोग ज़्यादा हिस्सा पूरा कर चुके हैं, 17-18%। लेकिन आज ये हम लोग दूसरे स्कंद तक पहुँचे 10% तक।
27 दिन में 10 दिन इसके अंदर पहुंचे। अब 270 दिन रेगुलर चले तो 270 दिन लगेंगे, बीच में गैप तो आता ही रहता है, तो ये 300-350 दिन भी यात्रा चल सकती है। तो ये बहुत अद्भुत है कैसे भगवान ने इन लक्षणों के माध्यम से चतुर्श्लोकी गीता का दोबारा हमने अध्ययन किया और कैसे संसार की सृष्टि हुई। इस सृष्टि के दौरान एक बात बड़ी सामाजिक जीवन की हमारे समझ में आने वाली बात है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भगवान जब विराट पुरुष खड़े हुए, पहला पुरुष विश्व का पहला व्यक्ति, तो उनको अचानक कुछ हिलने डुलने की बोलने की इच्छा हुई तो उनका मुख पैदा हो गया। जब उनके देखने की इच्छा हुई नेत्र पैदा हो गए। इसी तरह कुछ खाने की इच्छा हुई तो आपका मुंह वगैरह पैदा हो गया, जीभ रसनेंद्रिय पैदा हो गई। इससे शरीर की जो जो इच्छा होती होगी, सुनने की इच्छा हुई तो कान पैदा हो गए, शरीर का एक एक अंग पैदा होता चला गया। तात्पर्य क्या निकला कि हमारे जीवन में जो जो चीजों की हम जरूरत महसूस करते हैं भगवान वो चीज आपको प्रदान करता है। इसको जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के शास्त्र नियम से जोड़ के देखा जा सकते हो। और जिन जिन शक्तियों का, जिन जिन अंगों का हम यूज नहीं करते हैं वो धीरे धीरे मृत या लुप्त हो जाते हैं। जैसे हमारे पूंछ हुआ करती थी, क्या सुना है, अब सिर्फ टेल बोन रह गई है कोकस के नीचे, अब पूंछ नहीं रही, क्यों? लुप्त हो गई, हमें जरूरत नहीं है। हमारी माता जी के 11-12 पुत्र पुत्रियां थी हम सब में किसी बेटों के 3 बेटा बेटी के किसी भी 4 से ज्यादा नहीं, 1 के 4 हुए, बाकी सबके 2-3 2-2-3 2-3 हुए। तात्पर्य क्या है, अब आने वाली जो पीढ़ी है उसके 1 से ऊपर कमी हो रहे हैं, 1-2 के 2 है, बाकी सबके 1 हो रहे, 1-2 के नहीं भी उत्पन्न कर रहे हैं। हो क्या रहा है, जो कोख भगवान ने अपने जैसी संतति पैदा करने के लिए दी उसको कम प्रयोग कम कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो होगा क्या, अगली 2 पीढ़ियों तक ये डीएनए में जो संतान पैदा नहीं करेंगे उनका डीएनए धीरे धीरे मनुष्यों का इस तरह होता चला जाएगा कि कोख में संतान उत्पत्ति का पावर ही इनहेल्ड हो जाएगा। आज देखिए, पहले 12 बच्चे हमारी माँ के पैदा हुए, माँ के जन्म से पोलियोग्रस्ती, फिर भी स्वस्थ रहे, घर में ही सारे हुए। लेकिन आज एक छोटा सा स्वस्थ बच्चा भी पैदा करने के लिए आपको डॉक्टर की शरण में जाना पड़ता है और पहले महीने से ही वो इंजेक्शन वगैरह लगा के आपके शरीर को और बच्चे को विषाक्त और अपना अधीन बनाने का कार्यक्रम शुरू कर देती है। और आपको विशेष पैसा देकर के उनको साध नहीं लें तब तक आपकी सर्जरी के द्वारा ही बच्चा पैदा करेगी। विश्व स्तर फैलाया गया सबसे बड़ा आतंकवाद है। हिंदुओं को, मैं गौर करके बोल रहा हूँ, हिंदुओं को विशेष तौर से सर्जरी में धकेलना ये डॉक्टरों का किया गया सबसे बड़ा पाप है जो लेडी डॉक्टर कर रही है। हर बच्चे को सर्जरी में डाल रही है। कोई मुस्लिम महिलाओं से पूछे, 10-11 बच्चे या तो घर में कर लेती है या 6 घंटे के लिए हॉस्पिटल जाती है, नॉर्मल डिलीवरी करके 6 घंटे बाद बच्चा लेके घर आ जाती है। तो उनकी कोख का इस्तेमाल हो रहा है, कोख उनकी विस्तृत हो रही है, विकसित हो रही है। और हमारी माताएं बहनें बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, उनकी कोख अब शांत होती जा रही है, की क्षमता कम होती जा रही है। उसमें सर्जरी वाली डॉक्टरनियों का भी बड़ा हाथ है। और ये बड़ा आतंकवाद कोई आतंकवादी नहीं फैला रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स फैला रहे हैं। माफी चाहता हूँ, महिला डॉक्टरों के लिए कहते हैं मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन आप सभी ये सर्जरी के इस माध्यम से बच्चा पैदा करके कर तो यही रही हैं। आप इस तरह का आतंकवाद फैला रही है, कोई बच्चा पैदा करने से पहले सोचे। और सर्जरी से कोई 10 बच्चे पैदा भी कैसे कर सकता है जी? 2 बच्चे के बाद ही थक जाएगा कि 2 बच्चे पैदा कैसे करूं, पेट इतनी बार कट चुका होगा, उसका कोख उतनी बार कट चुकी होगी। तो ये बड़ा संदेश श्रीमद् भागवत हमें माध्यम से देती है कि जो चीज का विकास करना चाहो, कल्पना सोचो, वो विकसित हो जाएगी, जिसका यूज नहीं करोगे वो लुप्त होती चली जाएगी। तो इस तरह श्रीमद् भागवत का ये अध्याय हमने सुना जाना तो बहुत अद्भुत तरीके से इस बात को हम जान सकते हैं, कर सकते हैं। विश्व स्तर पे वापस वही हरकतें चल रही है कि कभी ईरान नाराज हो रहा है, कभी वो नाराज हो रहा है, और जो इसमें लाभ पा रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान है। और वो समझौता वार्ता करके अपने आप को एक बड़ी बात करे। आज राजनाथ सिंह ने कहा कि हम भी समझौता समय आने पर करेंगे, करवा सकते हैं, या संकेत दिया, प्रयास जारी है। तो भारत इस दिशा में कार्य कर रहा है। आज बंगाल के चिर परिचित चुनाव हो रहे हैं जो बहुत दिनों से जाने जा रहे थे। पिछले बार 10% वोटों का फर्क था बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में। 5% वोट भी अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आसपास बहुत सीटें आ सकती है, क्योंकि कुछ वोट सर के कारण जो बांग्लादेशी घुसपैठियों कटे हैं। सुना है कि बीजेपी की महुआ जाति, किसी जाति के वोट कटे हैं, उनसे नाराज भी हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धन बल, तन बल, सुरक्षा बल,
सरकारी सभी महकमों की मदद ली है और जिस तरह से माहौल बनाया, कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 5% वोट ले ले, 5% वोट कोई बड़ी बात नहीं है, लेने बीजेपी की सरकार के नजदीक पहुंच सकती है। और बंगाल के व्यापारी वर्ग के लिए, बंगाल के हिंदू वर्ग के लिए और पूरे देश के हिंदू वर्ग के लिए ये बहुत बड़ा संदेश होगा। 27% ही तो मुसलमान है बंगाल में, 27% मुसलमानों के बल पर सरकार बन जाती है। तो इनको सोचना होगा और हम सब लोग सोचेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बंगाल, कलकत्ता जो भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी था, आज कहीं भी नहीं रहा। अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ चुका है। तो उसको लाने के लिए नई सरकार चाहिए भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो चाहता हूँ मोदी जी को भाई जिता दो, नहीं तो विश्व भारत विजय के फार्मूले के अंदर और ऐसे फ्री में बांटते रहेंगे, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार ऐसे बढ़ता रहेगा। इसलिए प्लीज़ मोदी जी को जिता दो। बंगाल में हमारे समधी जी भी बेलडांगा से खड़े हैं। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप जीतेंगे और आप जीतने ही वाले हैं, क्योंकि आपका वहाँ पे काम किया हुआ इतना बड़ा है कि हर धर्म, हर जाति आपको वहाँ पे समर्थन देती है। तो आपके बहुत सारे इस विजय की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ, चुनाव का आज बहुत बड़ा दिन है, सब लोग सजग रहिएगा। दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है, हालांकि सुबह 11 बजे मैं घूम रहा हूँ, हल्की हवा चल रही है, ऐसी कोई बड़ी गर्मी नहीं लग रही है। शाम को आते मौसम ठीक भी हो ही जाता है। तो कुल मिला के अपने खान पान पर ध्यान रहेगा, अपनी आध्यात्मिक खुराक पे ध्यान रखिएगा। थोड़ा योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, साधना करें। तो शरीर के खान पान के साथ मन की खुराक का भी ध्यान रखें। कुछ भागवत का 1 श्लोक, गीता का 1 श्लोक, रामचरितमानस की 1 चौपाई, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड की 2 लाइनें, कुछ न कुछ तो आध्यात्मिक खुराक अपने मन के जो भगवान हैं उनको आप पूजा में दीजिए, पर उनको भोग लगाइए। भगवान को भोग आप मीठा का लगा के खुद खा ले तो उससे भगवान नहीं संतुष्ट, वो भोग तो भगवान लेते ही नहीं है, वो तो आपकी खाली संतुष्टि का आपने लगा दिया। लेकिन सच्चाई है कि भोग लगाना है तो अपने मन के आध्यात्मिक देव, अधियज्ञ पुरुष को भोग लगाएं और उस भोग के अंदर आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति दें। कोई मंत्रोच्चारण करें, कोई आप ध्यान करें, कोई योग करें, भगवान का ध्यान करें, कोई ग्रंथ पढ़ें। और आज ग्रंथ पढ़ने से नाम से याद है, आज वर्ल्ड बुक डे है, अर्थात आज वर्ल्ड में पुस्तक दिवस मनाया जाए। लेकिन पुस्तकें पर ही कहाँ हैं? ई पुस्तकों को पुस्तक मान लो तो पुस्तक, फिर मैं भी आजकल ई पुस्तक ज़्यादा पढ़ लेता हूँ कि पुस्तकों को रखने की श्रीमती जगह ही नहीं देती। तो जो पुस्तक होते हैं उनको पता नहीं कहाँ पटक देती है, छुपा देती है, ढूंढूं तो मिलती नहीं है। जीवन में एक न एक पुस्तक हमेशा पढ़ते रहिए। अभी हमने सादिक संजीवनी छोड़ करके अब श्रीमद् भागवत पढ़ना शुरू किया है। अन्य ग्रंथ भी पढ़ते, एक न एक पुस्तक अपने साथ जीवन मधुर बनाइए। मैंने जीवन में पुस्तकों को पढ़ना अपने डिबेट के लिए शुरू किया और फिर धीरे धीरे लाइब्रेरी में गया तो वहाँ जासूसी उपन्यासों और ये राजवंश, रानू, इनकी उपन्यासों में चस्का लगा। फिर ओम प्रकाश शर्मा, कर्नल रंजीत, सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा, इंद्रजाल कॉमिक्स, ये सब खूब पढ़ता था। लेकिन साथ साथ मैंने पढ़ने की लत इतनी बड़ी अच्छी लग गई थी कि बहुत सारी चीज़ें, फिर भी मैं अच्छी चीज़ें भी पढ़ता रहता था। तो आप भी जीवन में पुस्तक को अपना सहभागी बनाइए, अपना साथी बनाइए, जीवन में बहुत आनंद आएगा, बहुत कल्याण होने वाला है। पुस्तक दिवस पर आज संकल्प ले, कम से कम एक पुस्तक मेरे जीवन में हमेशा रहेगी। मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें मिलती रहती है, अब तो अपने आप भी मिलती है। मैं इनको ऑनलाइन गीता सेवा ऐप डाउनलोड कीजिए, विश्व के सारे ग्रंथ, सारे ऑडियो वीडियो आपको निःशुल्क बिना किसी विज्ञापन के मिल जाएंगे। गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत सारा सामान है पुस्तक। उसमें भारत में अगर कहीं धर्म को और आपने सनातन धर्म को जीवित रखने का काम किया है तो गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है। वो करके देखिए, पुस्तक दिवस को इसी तरह मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मनपसंद पुस्तक कौन सी है उसे लिखे भेजिएगा। अभी कौन सी पुस्तक पढ़े वो भी भेजिएगा। क्या भोजन में कार्ब्स कम करने वाले हैं, क्या आइसक्रीम बंद करने वाले हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।